नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल वाली या पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। आज हम लोग परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। तो परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टेबल। तो परसेंटेज में टेबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन पहले खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ें, फिर क्वेश्चनों पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें टेबल ये सिखाती है कि परसेंट और फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है। तो कल भी मैंने बताया था कि 100% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1 है। इसके बाद 50%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। कल कोई स्टूडेंट कई बार पूछ रहा था कि 33 1/3% क्यों आ गया, कहां से आ गया। तो यही है भैया, 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। इसके बाद है 25%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। 20%, इसकी वैल्यू 1/5। 16 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6। 14 2/7%, इसकी वैल्यू 1/7। इसी के बाद इसके जस्ट बगल में लिख रहे हैं, इसको ध्यान दे लेते हैं। 14 2/7% के बाद 12 1/2%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। 11 1/9%, 1/9। फिर 10%, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। 9 1/11%, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11। लास्ट में 8 1/3% और फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12। और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जामों में इसके ज़्यादा की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप तैयार करें, फिर आगे अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो कुछ और भी हिस्से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो परसेंटेज की टेबल है, इसमें जो परसेंटेज की ये वैल्यू दिख रही हैं, ये परसेंटेज का डिसेंडिंग आर्डर है। यानी अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, ठीक, तो परसेंटेज की वैल्यू घटती जाएंगी। और अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू बढ़ती रहेंगी। यानी ये एक ऐसी टेबल है जो परसेंटेज का घटता हुआ क्रम है। तो ऊपर से नीचे कमी आएगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वृद्धि होगी। ठीक, तो अब इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या हमें करना है। तो अगर परसेंटेज में जैसे किन्हीं भी दो व्यक्तियों के संबंध में कोई कनेक्टिविटी पूछी जाए, तो परसेंट चूंकि एक रेस्पेक्टिव वैल्यू है, इस वजह से ये तभी परसेंट काम में आता है जब दो के बीच तुलना हो। तो अगर कहीं भी दो लोगों के बीच तुलना हो और ये कहा जाए कि बी की सैलरी 20% ज्यादा है किससे, ए से, तो अगर बी के पास ज्यादा सैलरी है तो इसका मतलब होगा कि ए के पास कम सैलरी है। ठीक, अगर बी के पास ज्यादा है तो जाहिर है कि ए के पास कम होगा। जब ए के पास कम होगा तो कम के लिए टेबल में सदैव एक स्टेप नीचे चलेंगे, क्योंकि ये जो टेबल है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी नीचे आएंगे तो कमी होती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो वृद्धि रहेगी। तो यहां बी जो कि 20% ज्यादा है, तो अगर बी ज्यादा है तो एक कम होगा, और कम के लिए हमेशा एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। तो बी कितना ज्यादा है, 20%, तो एक कम होगा, कम के लिए एक स्टेप नीचे। तो 20 के नीचे क्या है, 16 2/3%। यानी ए की सैलरी 16 सही 2/3% कम होगी, और किससे कम होगी, बी से कम होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया दो व्यक्ति आपको दिए जाते हैं, पी और क्यू, और कहा जाए कि क्यू की एज 10% कम है माइनस। तो अगर क्यू की एज 10% कम है किससे, पी से, तो अगर क्यू की एज कम है तो इसका मतलब है कि पी की ज्यादा होगी। भाई दो के बीच संबंध रहता है, तो दो के बीच संबंध है,
तो अगर Q के पास कम है तो इसका मतलब P के पास ज्यादा है, और ज्यादा के लिए टेबल में बस एक स्टेप ऊपर। तो Q के पास कितना कम है? 10। तो Q के पास देखिए 10% कम है। तो अगर Q के पास कम है तो P के पास ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए एक स्टेप ऊपर। तो 10 के एक स्टेप ऊपर क्या है? 11 सही, 11 1/9%। इसका मतलब है कि अगर Q के पास 10% कम है तो इसका मतलब है कि P के पास 11 1/9% अधिक सैलरी, अधिक पेमेंट, अधिक एज होगी। ठीक है, इतनी बात। अब ये जो टेबल है ये आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, यानी परसेंट का सीरियल ऑर्डर भी आपको याद हो, और हर परसेंट की क्या फ्रैक्शनल वैल्यू है यह भी आपको याद हो। तो चलिए अब इसी से संबंधित एक दूसरा केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सामान की कोई मूल कीमत है, तो जो मूल कीमत है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल प्राइस। ठीक, तो सामान का कोई मूल कीमत है, ओरिजिनल प्राइस है। अगर दुकानदार ये कहता है कि ओरिजिनल प्राइस में 25% की कमी कर, तो जो मुख्य कीमत है, जो इनिशियल प्राइस है, जो प्रारंभिक कीमत है, जो मूल कीमत है, मूल कीमत को अगर आपने 25% कम कर दिया तो कम करने के बाद जो प्राइस आया इसको हम लोग कहेंगे न्यू प्राइस। तो इधर आपने 25% कमी की, यानी मूल कीमत से 25% कम कौन है? नई कीमत। तो अगर ये इधर 25% कम है तो नए से अगर पुराने पर जाएंगे तो इधर हुई है कमी, तो इधर होगी वृद्धि। और वृद्धि या इंक्रीज के लिए टेबल में एक स्टेप ऊपर। तो इधर ओरिजिनल प्राइस को कितना कम किया गया? 25%। तो वापस अगर जाना है तो आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज के लिए एक स्टेप ऊपर। तो 25% के ऊपर है 33 1/3%। ठीक है, यानी जो न्यू प्राइस है इसको 33 1/3% बढ़ा दें तो कहां पहुंच जाएंगे? मूल कीमत पर। तो ये एक ऐसा ढंग है जो पुरानी कीमत से नई और नई से वापस पुरानी, यानी वापस आने जाने का जो तरीका है वो टेबल से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा है, रेस्पेक्टिविटी को हरदम ध्यान में रखो। जैसे जो ओरिजिनल प्राइस है इसमें 25% कमी की गई, तो 25% की कमी किस पर करेंगे? मूल कीमत पर। कमी के बाद कौन सी आएगी? न्यू। न्यू वाले को कितना वृद्धि? 33 1/3%। तो इतने परसेंट की जो वृद्धि है ये किसमें होगी? नई कीमत में। और नई कीमत में अगर वृद्धि करोगे तो वापस कहां पहुंच जाओगे? पुरानी कीमत पर पहुंच जाओगे। जैसे सपोज करें किसी सामान का प्राइस है 500 रुपए। अब 500 रुपए जिसका प्राइस है इसमें मैंने 20% कमी कर दी। तो अगर 500 में 20% आप कमी कर दोगे तो कमी के बाद जो कीमत आई वो नई कीमत। तो 500 का 20% अगर हम निकाल लें तो 100 रुपया हुआ। तो 500 में 100 रुपए कम कर दो तो कितना हो गया? 400। तो 500 जो मूल कीमत है उसमें 20% कमी, तो हम 20% किसका निकालेंगे? 500 का। तो 500 का 20% 100, 100 कम होने के बाद 400। अब कहेगा कि नई कीमत को कितना बढ़ाएं कि वापस वहीं पहुंच जाए। तो इधर से कितनी कमी हुई? 20%। तो इधर से अगर कमी हुई तो वापसी के लिए वृद्धि, और वृद्धि के लिए एक स्टेप ऊपर। तो अगर ये 20% की कमी हुई है तो इसके एक स्टेप ऊपर कितना आएगा? 25%। लेकिन ये 25% की वृद्धि किस पर होगी? 400 में। और 400 का 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? 100। और 400 में 100 बढ़ाओ तो वापस कहां पहुंच गए? 500। यानी ये जो वैल्यू दी हैं इन वैल्यू की बहुत जरूरत नहीं है, परसेंट अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। एक बात को हरदम ध्यान में रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन में परसेंट पूछा जाता है तो परसेंट में आंसर देने के लिए वैल्यू या रुपया जरूरी नहीं है, क्योंकि परसेंट एक तुलना है और तुलना किसी भी भाषा में हो सकती है। तुलना करने के लिए रुपए की भाषा का होना जरूरी नहीं है। तो अगर किसी भी सवाल में आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज में आंसर देने के लिए रुपए की जानकारी होना जरूरी नहीं है। रुपए से भी क्वेश्चन लगेंगे और रुपए के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब जरा सा एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। अगर हम किसी आयत यानी रेक्टेंगल की बात करें
तो रेक्टेंगल में दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। अब अगर हम कहें रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको हम लोग कहते हैं कि एरिया किस पर डिपेंड करता है, L पर और B पर। अगर आयत की लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई भी बढ़ेगी और एरिया भी बढ़ेगा। अगर आयत की चौड़ाई कम कर दो तो चौड़ाई भी कम होगी और क्षेत्रफल भी कम होगा। ठीक, तो यानी एरिया इन दोनों से प्रभावित होता है। और अगर कोई भी चीज दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो, ठीक, और हमें ऐसा करना हो कि दोनों का टोटल इफेक्ट 0 हो जाए, तो यदि लेंथ को 20% इंक्रीज किया, लंबाई को कितनी बढ़ाई, 20%, तो अगर आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो एक तो लंबाई बढ़ेगी और दूसरा क्या बढ़ेगा, एरिया भी 20% बढ़ेगा। तो अगर लंबाई को 20% बढ़ाया है तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप अभी टेबल में सीखे हैं कि अगर हम 20% की वृद्धि करें तो वापस वही जाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो वृद्धि हुई 20 की, तो कमी के लिए एक स्टेप नीचे, और 20 के एक स्टेप नीचे है 16 2/3%। तो अगर लंबाई को 20% बढ़ाएं फिर चौड़ाई को 16 2/3% घटा दें तो दोनों का टोटल प्रभाव क्या हो गया, 0। टोटल प्रभाव 0 होने का मतलब है कि एरिया ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, यानी जितना एरिया था उतना ही रह जाएगा। टोटल प्रभाव 0 होने का मतलब यह नहीं है कि एरिया 0 होगा, एरिया पर प्रभाव 0 पड़ेगा, यानी ना तो एरिया कुछ बढ़ेगा और ना ही एरिया में कुछ कमी होगी। जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया बाद में भी रहेगा। जैसे अगर हम रेक्टेंगल का इनिशियल एरिया कुछ मान ले, जो मर्जी हो मान लो, ठीक है, अगर इनिशियल एरिया हम मान ले 60, कि कोई रेक्टेंगल है उसका शुरू में ओरिजिनल एरिया कितना है, 60 है, तो पहले आपने लंबाई को 20% बढ़ाया, तो लंबाई 20% बढ़ेगी तो एरिया भी 20% बढ़ेगा। तो 20% वृद्धि किसमें होगी, 60 में। तो 60 का 20% निकालोगे तो आया 12, और 60 में 12 बढ़ाओ तो बढ़ने के बाद एरिया हो गया 72, 72। अब अगर लंबाई को बढ़ा दिया तो एरिया 60 से बढ़कर हो गया 72। उसके बाद चौड़ाई को 16 2/3% घटाना है। 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। मैंने कल भी बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से लगाया करो, ठीक। तो अब चौड़ाई में 1/6 की कमी होगी। तो पहले एरिया 60 था, वृद्धि के बाद 72 हो गया। अब दोबारा में कितनी कमी होगी, 1/6, और ये कमी किस पर होगी, 72। तो 72 का 1/6 कम करो, तो 72 का 1/6 क्या आया, 12। तो 12 फिर से कम हो गया, तो 72 में 12 कम करो तो फिर से क्या आ गया, 60। तो एक्चुअल एरिया 60 था, वृद्धि के बाद 72, कमी के बाद फिर से क्या हो गया, 60। तो जहां से चले थे आखिरी में वहीं फिर आ गए। इसको कहते हैं कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 0। तो एरिया 60 था, 60 ही है, एरिया 0 नहीं हुआ, एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी एरिया जितना था उतना ही रह गया। एक और खास बात है, एक बार आपने वृद्धि की 20%, दूसरी बार में आपने कमी की 1/6 की, तो वृद्धि कुछ और है, कमी कुछ और परसेंट है। लेकिन अगर वैल्यू देखें तो 12 की वृद्धि हुई और फिर 12 की ही कमी हुई, तो वैल्यू तो हमेशा सेम होगी, जितनी वृद्धि उतनी ही कमी, तो टोटल प्रभाव 0। लेकिन परसेंट सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परसेंट एक रेस्पेक्टिव वैल्यू है। रेस्पेक्टिव वैल्यू होने की वजह से परसेंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किससे तुलना हुई। जैसे ये वाला 20% किसका निकालोगे तो 60 का, लेकिन ये वाला 1/6 किसका निकालोगे तो 72 का। तो रेस्पेक्टिव वैल्यू होने की वजह से परसेंट यहां 20 है, यहां 16 2/3% है, लेकिन जो इधर की वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू है। इसी कारण से दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं
कि मान लीजिए 40 रुपए हैं, ठीक है। अब 40 रुपए में हमने 25% की वृद्धि कर दी। अब सोचिए, अगर 40 में आप 25% की वृद्धि करेंगे तो 40 का 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। तो ये 25% किसका निकालेंगे? तो 40 का। तो 40 का 1/4 हुआ 10। तो 40 में वैल्यू में 10 की वृद्धि, तो 40 में 10 बढ़ाओ तो कितना हो गया? 50 हो गया। तो हम कहें कि 40 में कितने की वृद्धि हुई? 25% की। और वृद्धि के बाद कितना हो गया? 50 हो गया। अब अगर 50 से वापस 40 पर आना है तो 50 से 40 पर आना है, तो 50 से 40 आना है, यानी कै की कमी होनी है? 10 की। और 10 की कमी किस पर होनी है? तो 50 पर, क्योंकि पहले 40 से कहां गए? 50 पर। अब 50 से कहां आ रहे हैं? 40 पर। तो तुलना तो 50 से हो रही है। तो 50 से 40 यानी 10 की कमी करनी है किस पर? 50 पर। तो कमी आपको करनी है 1/5, और 1/5 को परसेंट में क्या कहते हैं? 20%। तो इधर से कमी कितनी हुई? 20%। ठीक है। तो इधर से तो वृद्धि है, उधर से कमी। इधर से अगर वृद्धि है तो 40 का 25% निकलेगा, इधर से अगर कमी है तो 50 का क्या निकलेगा? 20% निकलेगा। तो परसेंट में इधर 25 है तो इधर क्या है? 20। लेकिन वैल्यू देखो, इधर बढ़ोतरी 10 की और इधर कमी भी क्या है? 10 की है। ऐसा केस है कि मान लीजिए 60 है, ठीक है, और 66 है। दो वैल्यू है, ए बराबर 60 है, बी बराबर 66। अगर आपसे कहा जाए कि बी में कितने परसेंट की कमी करें कि वो ए पर पहुंच जाए, तो 66 से 60 यानी 6 की कमी करनी, और कहां से करनी? 66 से करनी। तो कमी का फ्रैक्शन आ गया 1/11। 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%। तो कितने की कमी हो गई? 9 सही 1/11% की कमी। ठीक। तो अगर वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि कहां से हुई? 60 से हुई। तो 60 से कितना हुआ? 66। तो 6 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पर हुई? 60 पर। तो वृद्धि का फ्रैक्शन आया 1/10, 1/10 का मतलब 10%। तो चूंकि परसेंट एक रेस्पेक्टिव वैल्यू है, तो जब ए से बी पर जाओगे तो रेस्पेक्टिव वैल्यू ए है तो बटे में 60 रहेगा। जब बी से ए पर जाओगे तो रेस्पेक्टिव वैल्यू बी है तो बटे में क्या रहेगा? 66 रहेगा। रेस्पेक्टिव वैल्यू बदलने की वजह से परसेंट भी बदल जाता है, हालांकि दोनों तरफ का डिफरेंस वैल्यू में क्या होता है? सेम होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, अगर हम ऐसी बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, और दुकानदार की जो इनकम है वो इनकम किस पर डिपेंड करती है? सेम यही क्वेश्चन। किसी भी दुकानदार की जो इनकम होती है वो नंबर 1 डिपेंड करती है रेट पर, कि किस रेट से सामान बिक रहा है। सोचिए, इनकम का मतलब कमाई, टोटल। तो टोटल जो इनकम है वो डिपेंड करती है रेट पर, यानी अगर आप महंगे रेट का सामान बेचोगे तो ज्यादा इनकम होगी, अगर कम रेट का सामान बेचोगे तो कम इनकम होगी। तो इनकम किस पर डिपेंड करती है? रेट पर। नंबर 2, इनकम किस पर डिपेंड करती है? सेल। सेल माने बिक्री। अगर बिक्री हमारी ज्यादा होगी तो हमारे पास पैसा भी ज्यादा आएगा, अगर बिक्री हमारी कम होगी तो हमारे पास पैसा भी कम आएगा। समझ रहे हैं? तो हमारी इनकम किस पर डिपेंड करती है? रेट पर भी और सेल पर भी। तो यहां इनकम की डिपेंडेंसी दो चीजों पर है, रेट और सेल। अब इन दोनों का जो टोटल है वही इनकम है। तो अगर टोटल प्रभाव 0 है तो इसका मतलब है कि इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करते क्या है? सवाल में कहा गया कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का रेट 25% कम कर दिया, तो अगर उसने रेट को कम कर दिया तो उसकी इनकम भी घटेगी। लेकिन अगर रेट को कम किया तो आप बताओ सेल को कितने % बढ़ा दें जिससे कि उसकी इनकम पर कोई असर ना पड़े। तो अगर रेट में इधर कमी तो इधर सेल में क्या होगी? वृद्धि, और वृद्धि के लिए एक स्टेप ऊपर। तो रेट में कमी हुई 25%, और 25% से एक स्टेप ऊपर चले जाओ
तो कितने की वृद्धि करोगे? 33 1/3%। अब इन दोनों का टोटल प्रभाव क्या होगा? 0, यानी उसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सवाल ऐसे आता है कि यदि एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट की कीमत 25% कम कर दे तो उसकी बिक्री कितने परसेंट बढ़ जाए जिससे कि उसकी इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो अगर इधर कमी हुई तो इधर वृद्धि होगी। वृद्धि के लिए बस टेबल में एक स्टेप ऊपर, तो 25 के एक स्टेप ऊपर क्या आ जाएगा? 33 1/3%। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूलों में बना बनाकर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, एक फार्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया और लड़के अगर नहीं समझ पाते हैं तो उस क्वेश्चन को फट से पूरा सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करे तो पूरा समय चला गया। एक तो होता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट या मेथड पूरा जानकारी में हो, और दूसरा है कि उस कॉन्सेप्ट या मेथड की कितनी डेप्थ आपके पास है। डेप्थ का मतलब है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है तो उस कॉन्सेप्ट का जहां कहीं भी यूज होता हो आप यूज कर पाओ। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, वरना आपने सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा। जैसे मैंने अभी फार्मूला पढ़ाया एरिया बराबर L इंटू बी, तो L इंटू बी का आया तो आपने कर लिया, लेकिन मान लो डिस्टेंस वाला आ गया, आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट को आपने समझा नहीं है। अब देखें, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो सिंबल बीच में इंटू का होना चाहिए। तो जो दूरी है वो स्पीड पर भी डिपेंड करती है और टाइम पर भी डिपेंड करती है, और इन्हीं दोनों का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वही क्या है? डिस्टेंस। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो टोटल है वही क्या है? दूरी। अब अगर हम ऐसा करें कि कोई क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन ने अपनी स्पीड 10% बढ़ा दी। स्पीड कितनी बढ़ा दी? 10%। तो अगर उसने अपनी स्पीड को 10% बढ़ाया तो उसकी यात्रा का समय कितने परसेंट कम हो जाएगा यदि उसकी दूरी वही हो, यानी डिस्टेंस क्या हो? सेम, कांस्टेंट। मतलब दूरी पर कोई असर न पड़ने पाए। जितनी दूरी पहले यात्रा की गई उतनी ही दूरी इस बार भी चलना है, तो डिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, डिस्टेंस सेम रहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई एक ट्रेन की स्पीड अगर 10% बढ़ा दी जाए तो उसकी यात्रा के समय में कितने परसेंट की कमी आएगी? यात्रा तो वही है, तो अगर स्पीड को बढ़ाया और इन दोनों का टोटल इफेक्ट 0 है, तो अगर इधर वृद्धि हुई तो इधर कमी होगी, और कमी के लिए एक स्टेप नीचे, तो 10 के एक स्टेप नीचे हो गया 9 1/11%, यानी उसके समय में कितनी कमी आएगी? 9 1/11%। तो इन दोनों का टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर से देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन में देखते हैं। एक क्वेश्चन देखें, ऐसा सवाल आपके वहां बहुत बार पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, तो परिवार में चीनी के ऊपर महीने भर में कुछ पैसा खर्च होता है। तो कोई एक परिवार चीनी के ऊपर महीने भर में जो पैसा खर्च करता है वो फिक्स है। जैसे आपकी ही एक परिवार है, तो आपके परिवार में भी एक बजट है कि भाई ऐसा है कि महीने भर में हम 200 रुपए चीनी पर खर्च करेंगे। तो आपका चीनी पर खर्च करने वाला टोटल बजट कितना है? 200। इसके अलावा आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो इसी को टोटल बजट कहते हैं और इसी को कहते हैं चीनी पर होने वाला कुल खर्चा महीने भर का। तो जो टोटल खर्च है चीनी खाने के ऊपर, महीने भर में जो चीनी खाते हैं उस पर जो खर्च है, एक्सपेंस है, ये खर्चा किस पर डिपेंड करता है? तो एक तो खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीनी खाते हैं, कितनी चीनी कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, खा जाते हैं। अगर ज्यादा चीनी खाओगे, ठीक है, तो सही बात है कि खर्चा ज्यादा आएगा। तो खर्चा नंबर 1 डिपेंड करता है कि कितनी चीनी आप खाते हैं। नंबर 2 खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि किस रेट की चीनी खाते हैं।
ठीक, अगर महंगे रेट की चीनी खाओगे ज्यादा खर्चा आएगा, सस्ते रेट की चीनी खाओगे कम खर्चा आएगा। तो खर्चा नंबर एक डिपेंड करता है कि रेट क्या है चीनी का। नंबर दो, खर्चा डिपेंड करता है कंजम्पशन पर। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कि कितना उपभोग कर लिए, कितना खा गए। तो खर्च या एक्सपेंस किस पर, कोई एक परिवार चीनी पर कितना खर्च करे, कोई एक परिवार सब्जी पर कितना खर्च करे, कोई एक परिवार पेट्रोल पर कितना खर्च करे, कोई भी खर्च हो सकता है। हर तरीके का खर्चा, नंबर एक जो सामान आप यूज करते हैं वो किस रेट का है और वो कितना यूज करते हैं। तो इस पर भी सवाल बन के आपके वहां पूछा गया कि कोई एक परिवार है, ठीक है, उस परिवार में चीनी का रेट 12 सही 1/2% महंगा हो गया। महंगा हो गया मतलब प्लस हो गया। तो अगर चीनी का रेट 12.5% बढ़ जाएगा तब तो खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा परिवार 200 ही करेगा, खर्चा वही रखना है। तो अगर चीनी का रेट महंगा हुआ तो परिवार करेगा क्या, चीनी पर होने वाले खर्च को, कंजम्पशन को, खपत को कम करेगा। तो एक चीज तो रेट है वो बढ़ गई, वो मार्केट ने बढ़ाई, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम खपत कम कर सकते हैं। तो अगर रेट में वृद्धि हुई तो कंजम्पशन में कमी, कमी के लिए एक स्टेप नीचे, तो हो गया 11 1/9%। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे किसी भी फार्मूले पर बेस्ड करके बना करके पूछे जा सकते हैं। बस अगर कभी भी दो पर डिपेंडेंसी है और दोनों का नेट इफेक्ट 0 करना है तो हरदम हम लोग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल टेबल पर ना करके टेबल के बाहर आ जाए, तो थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे कि अगर बात टेबल के बाहर जा रही तो क्या करना है। देखें, ठीक है, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी। हमने कहा कि बी की सैलरी 40% अधिक है, किससे, ए से। अब 40% हमारी टेबल में नहीं, तो अगर बी के पास 40% ज्यादा है तो ए के पास कितने परसेंट कम होगा। तो अगर बी के पास ज्यादा है तो ए के पास कम होगा। कैसे करते हैं, जो गिवन है जरा उसको देखो। गिवन ये है कि बी के पास 40% ज्यादा है, यही गिवन है। तो जो गिवन है कि 40% ज्यादा है, हमको बताना है ए के पास कितना कम है। तो जो उधर गया है, जो उधर गिवन है वो 40 लिखेंगे ऊपर, और अगर ये अधिक है तो इसको 100 में प्लस करेंगे, क्योंकि परसेंट की रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक, तो एक की जानकारी दी है कि बी के पास 40% ज्यादा है, तो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वही चीज इधर लिख दो कि ए, अगर इनके पास ज्यादा है तो ए के पास कितना कम होगा। तो जो गिवन है वो 40 लिखो, अगर ये अधिक है तो 100 में जोड़कर नीचे क्या लिखेंगे, 140। यही आंसर है कि अगर बी के पास 40% ज्यादा है तो ए के पास कितना कम है, 40/140। लेकिन ये ए की कमी का फ्रैक्शन है, परसेंट नहीं। इसको 20 से डिवाइड करो तो 20 दूना 40, 20 सत्ते 140। तो ए के पास कितना कम है, फ्रैक्शन में आ गया 2/7। कितना कम है, 2/7। अब अगर 2/7 को परसेंट में बदलना हो तो बदलो, वरना सवाल सारे फ्रैक्शन से लगते हैं, जरूरत हो तभी बदलना। तो ए के पास कितना कम है, 2/7। किससे कम है, बी से। ठीक, 2/7 में देखें, 1/7 को हम कहते हैं 14 2/7%। टेबल याद कर लीजिए। तो अगर 2/7 है तो बस 2 से इंटू करो, तो 2 का 14 में इंटू करो 28, 2 का 2 में इंटू करो 4, नीचे इंटू होगा नहीं। तो 2/7 का मतलब हो गया 28 4/7%। तो ए के पास कितना कम होगा, 28 सही 4/7%, और किससे कम होगा, बी से कम होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। ठीक है, ये कहा जाए कि क्यू के पास 60% ज्यादा धन है। तो अगर क्यू के पास 60% ज्यादा है तो पी के पास कितना कम होगा, तो 60% टेबल में नहीं है। तो गिवन जो है
कि 60 ज्यादा है, वही 60 यहां ऊपर लिखेंगे 60। अगर वो अधिक है तो 100 में जोड़कर नीचे 160, 0 0 काट गए, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16। तो P के पास कितना कम है तो 3/8। अब 3/8 को अगर जरूरत हो तो परसेंट में बदल लो। 1/8 को हम कहते हैं 12.5%। तो अगर 3/8 है तो 3 से गुणा हो, तो 3 का 12 में गुणा तो 36, 3 का 1 में गुणा तो 3/2। 3/2 का मतलब 3 का आधा, और 3 का आधा होता है 1.5। तो 36 ये है और 1.5 ये है, तो ये हो गया 37.5%। तो P के पास कितना कम होगा? 37.5% कम होगा। और किससे कम होगा? तो Q से कम होगा। ठीक, एक और उदाहरण से देखते हैं। अगर दो व्यक्ति लिए जाएं A और B, और कहा जाए कि B के पास 40% कम है, तो अगर B के पास 40% कम है तो A के पास कितना अधिक होगा? तो जो गिवन है उसको देखें। गिवन है कि B के पास कम है, तो चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो उसको ऊपर लिखो। अगर ये कमी है तो 100 में से माइनस कर लो, तो 100 माइनस 40 तो कितना आया? 60। तो अगर B के पास कम है तो A के पास ज्यादा, यानी ये प्लस में हो गया। अब इसको डिवाइड करें, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। तो A के पास कितना अधिक है? 2/3। आप समझे, 1/3 को हम परसेंट में कहते हैं 33 1/3%। तो अगर 2/3 होगा तो 2 से इंटू कर दो, इंटू 33 में होगा और 1 में होगा। तो 2 का इंटू इसमें कर दो 66, 2 का ऊपर कर दो 2 और बटे में क्या आ गया? 3। तो A के पास B से 2/3 अधिक है, और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3% अधिक है। तो अगर बात टेबल पर आए तो हम टेबल से डायरेक्ट आंसर करें। अगर बात टेबल के बाहर आती है तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी भी डिजिट हो, कहीं की भी डिजिट हो, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ज्यादातर सवाल जो आप लोगों के एग्जामों में पूछे गए हैं, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यूपी SSSC में, सारे के सारे सवाल टेबल पर ही आते हैं। हाँ, 2 4 5% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो टेबल के बाहर रहते हैं। तो हम लोग पूरी थ्रू आउट स्टडी करेंगे, चाहे कोई भी सवाल हो। लास्ट में मैं आप लोगों को भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा। जब हम सारे कॉन्सेप्टों को समझ लेंगे तो आप पहली बार ये जान पाओगे कि अब और पढ़ना ही नहीं। बहुत लोग गणित को 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ते हैं और फिर भी एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात शुरुआत में रहती है कि यार जल्दी जल्दी पढ़ो, कोर्स खत्म हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। लेकिन समस्या तब आती है जब कोर्स खत्म हो जाए और फिर भी सिलेक्शन ना हो। तो कोर्स खत्म होने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती? इसका कारण यही है कि हम लोग चीजों को डेप्थ में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इतनी जल्दी है। जितनी जल्दी होगी दोस्तों इस कैटेगरी में उतना देर हो जाए। ठीक, जितना अच्छा पढ़ें, जितना डेप्थ में पढ़ें, उतना आप नौकरी के नजदीक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब हम लोगों ने टेबल वाली जानकारी भी पढ़ ली और टेबल के बाहर वाली जानकारी भी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि किस किस तरीके से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, खास तरीके का सवाल है, पूछा जाता है। पूछते ये हैं कि एक आदमी 600 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। यदि चावल का रेट 25% कम हो जाता है तो
चावल का नया और पुराना रेट प्रति किलो बताइए। ये क्वेश्चन है, ये आपके वहां बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 600 रुपया कोई आदमी लेके जाता है और 600 रुपए में उसे 5 किलो ज्यादा चावल मिलता है पहले से। क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि चावल का रेट 25% कम हो। अब अगर चावल का रेट सस्ता हो गया तो आप 600 रुपया लेके जाओगे तो पहले से ज्यादा चावल तो पाओगे। अब इसमें पूछता है कि चावल का नया रेट बताओ पर केजी और चावल का पुराना रेट बताओ पर केजी। तो जरा इसको समझते हैं। देखिए, चावल का कोई पुराना रेट है, उसको हमने कहा ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट में 25% हो गई कमी और 25% कमी के बाद हमको मिलेगा न्यू रेट। तो अगर हमने 25% कमी कर दी तो हमको नया वाला रेट मिलेगा। लेकिन अगर नए से वापस हमें पुराने पर जाना है तो इधर से क्या हुआ, 25% की कमी हुई तो वापस जाने के लिए वृद्धि होगी। वृद्धि के लिए एक स्टेप ऊपर, तो 25 के एक स्टेप ऊपर है 33 1/3% प्लस। तो अगर मूल कीमत में 25% कमी किया तब तो हमें नई कीमत मिलेगी। यानी अगर हम 25% कमी से सवाल लगाएंगे तो हमें कौन सा रेट मिलेगा, नया वाला। और अगर हम वापस चले गए यानी 33 1/3% से सवाल लगाएंगे तो रेट वापस कौन सा मिलेगा, पुराना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एग्जाम कौन सा रेट पूछता है, नया या पुराना। तो क्वेश्चन में जो परसेंट दिया होगा इससे लगाओगे तो हमेशा नया मिलेगा, और अगर टेबल से वापस गए तो कौन सा पाओगे, पुराना रेट। अब और एक बात समझते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 80 रुपया आपके पास है और आपने 10% रेट सस्ता कर दिया, तो अगर 80 रुपए किलो का कोई सामान है और रेट 10% सस्ता हो गया तो 80 का 10% 8, यानी कितने मिलेगा, 72 में। 80 रुपए किलो का सामान था, अगर रेट 10% कम हो गया तो 80 का 10% 8, तो 80 वाला सामान कितने में मिल गया, 72 में। तो कै रुपए बच गए, 8 रुपए। तो अगर रेट में 10% की कमी होगी तो जो भी रुपया आप लेके जाओगे उसमें से 10% बच जाएगा, क्योंकि 80 वाला सामान कितने में पा गए, 72 में। तो वो जो 10% यानी 8 रुपया है ये आपके पास बचेगा। तो अगर कभी रेट में कमी होती है तो जितना रेट घटेगा उतना पैसा आपके पास बच जाएगा, और जो भी पैसा आपके पास बच जाएगा उसी बचे पैसे से आप एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है। अगर मान लो 80 रुपए प्रति किलो का रेट था और रेट जो है वो 25% महंगा हो जाए, तो 80 का 25% यानी 1/4, तो 80 का 1/4 आ गया 20 रुपया। पुराना रेट था 80, रेट 25% महंगा हो गया यानी 20 रुपया महंगा हो गया, तो नया रेट क्या हो गया, 100। तो पहले 80 रुपया ले जाते थे, 1 किलो मिल जाता था, लेकिन अब 80 रुपया अगर ले जाओगे तो तुम्हारे पास 20 रुपया कम पड़ जाएगा, और अगर 20 रुपया कम पड़ जाएगा तो इसके बराबर का चावल कम मिलेगा, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं। पहले तो 80 ले जाते थे, 1 किलो पा जाते थे, लेकिन अब कितने में हो गया, 100 में। तो अगर 80 लेके गए तो 20 रुपया तो कम पड़ेगा, तो जो 20 रुपया कम पड़ा इसके बदले का चावल आपको कम मिलेगा। तो यहां पैसा बढ़ता है तो वही चावल एक्स्ट्रा मिल जाता है, यहां पैसा कम पड़ जाता है तो वही चावल अधिक मिल जाता है। मैंने शुरुआत में बताया कि वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा, एक तरफ से वो चावल कम मिलेगा, दूसरी तरफ से वही चावल बढ़ जाएगा। जैसे रेट घटा दो तो 5 किलो ज्यादा पा जाओगे, और वही रेट बढ़ा दो तो 5 किलो कम पा जाओगे।
ठीक है, बात समझे। लेकिन रहेगा वो 5 किलो। अगर रेट सस्ता हुआ तो 5 किलो ज्यादा पा जाओगे, अगर उसी के लेवल में रेट बढ़ा दिया टेबल से तो उधर 5 किलो ज्यादा पा रहे थे, इधर 5 किलो कम पा जाओगे। यानी वो 5 किलो जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ये दिमाग में रखना है, चाहे कम मिले और चाहे ज्यादा मिले। तो जैसे पिछले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पर हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, देखिए 600 रुपया आप लेके गए, लेकिन वहां पर चावल का रेट 25% कम हो गया। तो जो 600 रुपया आप लेके गए, चावल का रेट अगर 25% कम हुआ तो जितना चावल सस्ता होगा उतना पैसा बचेगा। तो लेके गए 600, इसका 25% यानी 1/4, तो 150 रुपया आपके पास बच जाएगा। लेके गए 600, लेकिन रेट अगर 25% सस्ता हुआ तो जितना रेट सस्ता होगा उतना पैसा बच जाएगा। तो आपके पास 150 रुपया बच गया। अब ये जो 150 बचा, इसी में आपको 5 किलो एक्स्ट्रा मिला। भाई कहां से एक्स्ट्रा मिला? क्योंकि रेट हुआ सस्ता तो 150 तुम्हारे पास बचा। अब ये 150 या तो अपनी जेब में रखो और या तो इसी में एक्स्ट्रा खरीद लो। तो उसने एक्स्ट्रा खरीद लिया, कै किलो पाया? 5 किलो। तो इसी 1.5 किलो में क्या मिला है? 150 रुपए में 5 किलो। एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो अगर हम किलो से डिवाइड करेंगे तो ये 1 किलो का रेट आएगा, अगर हम ग्राम से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ग्राम का रेट आएगा, अगर हम सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर की कीमत आएगी, अगर हम परसेंट से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, अगर हम रेशियो से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी, अगर हम 12 आम से डिवाइड करेंगे तो 1 आम की कीमत आएगी। यानी 5 का इंपॉर्टेंस नहीं है। यूनिट क्या है? किलो। तो किलो से अगर डिवाइड किया तो ये प्रति किलो रेट है। 5 से 150 को काट दें तो आया 30 रुपए प्रति किलो। ठीक है, अब हमने 25% की कमी कर दी, तो 25% की कमी करेंगे तो ये रेट कौन सा आया है? नया रेट। तो चावल का नया रेट आ गया 30 रुपए प्रति किलो। ठीक, इसी सवाल में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई पुराना रेट बताइए क्या होगा, ठीक है, तो पुराना रेट अगर हमें निकालना है तो उसको भी देख लें। देखिए जो चावल का रेट है, रेट में 25% की कमी हुई, तो अगर 25% कमी से सवाल लगाए तो न्यू रेट आया, और अगर वापस पुराना चाहिए तो इधर हुई कमी तो वापसी के लिए वृद्धि। तो 25 के ऊपर 33 1/3%। अगर ये वृद्धि करेंगे तो जो चावल इधर ज्यादा मिला वही चावल इधर कम मिलेगा। ये दोनों इक्विवेलेंट है। जितना 25% घटाया उतनी ही वैल्यू 33 1/3% में बढ़ जाएगी। ठीक, तो अगर हम इतने परसेंट की वृद्धि कर दे तो इस वृद्धि के बाद कौन सा रेट मिलेगा? पुराना। तो सवाल क्या लगाएंगे? 600 रुपया जो लेके गए उसका 33 1/3% यानी 1/3। तो 600 रुपए का क्या निकालेंगे? 1/3 यानी 200 रुपए। अगर रेट महंगा हो गया तो 200 रुपया हमारा आसान पड़ेगा, और ये कम पड़ेगा तो आपको 5 किलो चावल कम मिलेगा। तो इसी 200 में कै किलो? 5 किलो। 5 से डिवाइड कर दो तो क्या रेट आ गया? 40 रुपए प्रति किलो। ये कौन सा रेट आया? पुराना। तो अगर इस सवाल में पुराना रेट पूछे तो आप टेबल से वापस चले जाओ, नया रेट पूछे तो जो परसेंट दिया है उससे सवाल लगाएं। लगाने का पैटर्न सवाल का सेम है। जो भी रेट पूछे डायरेक्ट उसी रेट का आंसर हमको देना है। अगर नया पूछेगा तो नया बताएंगे, अगर पुराना पूछेगा तो पुराना बताएंगे। कुछ स्लो चल रहा है वीडियो, देखिए नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग और सवाल अभी करेंगे। अभी काफी कुछ हम लोगों को पढ़ना, अभी तो बस शुरुआत हुई है। पेशेंस बनाए रखिए, अपनी बात मुझे भेजते रहें कमेंट के माध्यम से, जो भी आप भेजेंगे। ठीक है,
जिस पर भी मेरी निगाह पड़ेगी उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं, यदि ए को बी से, किससे, बी से, तो बी रेस्पेक्टिव है, ए को बी से 20% ज्यादा मिला, समझिए ए है और बी है, ए को बी से कितना ज्यादा मिला, 20%, तो बी को ए से कितने परसेंट कम मिला, तो अगर इनको 20% ज्यादा मिला तो भाई इनको कम मिलेगा, और कम के लिए एक स्टेप नीचे, तो 20 के एक स्टेप नीचे आ जाइए, 20 के एक स्टेप नीचे है 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 2/3% को हम कहते हैं 16.66%, या कहीं कहीं 16.67 भी लिखा होगा, तो इसका आंसर कौन सा आया, ए है। एक बात की बारीकी थोड़ा और समझ लें, देखिए 33 1/3%, इसकी 33 1/3% को हम कहते हैं 33.33%, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो एक ही बात है, इसी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/3। ऐसे ही अगर लिखा है 16 सही 2/3%, तो इसको कहते हैं 16.67%, एक ही है, इसी को हम कहते हैं 1/6। अगर कहीं लिखा है 11 1/9%, तो इसको कहते हैं 11.11%, और इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं 1/9, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा है 14 2/7%, तो इसी को हम लोग कहते हैं 14.28, ठीक है। अगर एग्जाम में ये परसेंट लिख के आए तो इससे मत लगाना, सदैव इससे लगाना। 14.28% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/7। अगर कहीं लिखा है 9 1/11%, तो इसका मतलब क्या होगा, 9.09%, तो 9.09% इसका मतलब। लेकिन अगर क्वेश्चन में 9.09% हो तो कभी इससे मत सॉल्व करना, इसका मतलब यही है, और इन सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/11। तो अगर ये वाली डिजिट किसी सवाल में दिखे पॉइंट वाली, तो समझ जाना कि इस पॉइंट की डिजिट से सवाल सॉल्व नहीं करना है, हमेशा इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपने इससे लगाया तो समझ लो आप फंसे, ठीक है, फिर मुश्किल है कि आप निकल पाए। तो ये ठीक है बातें आपको संज्ञान में रखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याज का मूल्य 24 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो गया, तो एक गृहिणी प्याज की खपत कितने परसेंट कम कर दे ताकि खर्चा वही रहे। अब बताओ, पहले प्याज पर खर्चा होता था 24 रुपया, ठीक है, लेकिन प्याज का रेट बढ़ गया, तो जो 24 रुपए का खर्चा है वो रेट बढ़ने के बाद 36 हो गया। लेकिन परिवार चाहता है कि खर्चा हम 24 से करें, तो पहले तो 24 करते थे, लेकिन अब रेट कितना हो गया, 36। तो रेट जब 36 हो गया तो हम खपत में कमी करें। हमें क्या करना है कि जो प्याज पर खर्चा है वो सेम रखना है। तो पहले हम 24 खर्चा करते थे, अब 36 करना पड़ेगा, लेकिन 36 को घटा के फिर कहां लाना है, वहीं यानी 24 पर। तो रेट तो बढ़ गया, क्या बढ़ गया, रेट बढ़ने के बाद 24 से कहां आ गए, 36। अब हम खपत में कमी करें सेकंड नंबर पर, और ऐसा कमी करें कि 36 से कहां पहुंच जाए, 24। तो 36 से 24 पर जाना है तो हमको 12 की कमी करनी, 36 से 24 12 की कमी करनी, और कहां से, तो 36 से। पहली वाली कमी या वृद्धि किस पर हुई, 24 पर, आ गए 36। अब 36 से 24 तो तुलना 36 से होगी, तो इस बार 12 की कमी 36 पर यानी 1/3, और 1/3 को हम कहते हैं 33 1/3%। तो खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए, 33 सही 1/3% यानी 33.33%। सुमित चौधरी कहते हैं ठीक है कि क्लियर नहीं है,
सुमित जरा सा बताएं कौन सी बात, कौन सा क्वेश्चन, थोड़ा एक इशारा करें कि किस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, कमी है, तो मैं उस क्वेश्चन पर दोबारा से बात कर लूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर हमें बताइए किस क्वेश्चन में है, तो मैं उसे फिर बताता हूं, क्योंकि मैसेज कभी कभी थोड़ा आगे पीछे आ जाते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए ए बी से, किससे, बी से 6 गुना ज्यादा है। तो देखो एक ए है, एक बी है, तो ए जो है वो ज्यादा है किससे, बी से। कै गुना, 6 गुना। तो अगर बी को हम 1 मान लें तो ए 6 गुना ज्यादा है, तो 6 और 1 7 हो। दो भाषा है, एक में कहेगा कि ए 6 गुना ही है, तो इसको 1 मानोगे तो इसको 6 मानोगे। अगर कहता है 6 गुना है, लेकिन यहां पर 6 गुना नहीं है, यहां कहा है 6 गुना ज्यादा है, 6 टाइम्स मोर। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो ये 6 ज्यादा है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब कहे हैं बताओ बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम। बी जो है वो ए से, तो तुलना ए से करनी है तो बटे में ए यानी कि 7। किस चीज की तुलना करनी है कि बी कितना कम है, तो ये 7 है, ये 1 है, तो बी कितना कम है, 6। तो हो गया, ठीक है, कि बी कितना कम है, 6। किससे कम है, ए से। तो बी ए से कितना कम है, तो 6/7। तो आंसर तो आ गया कि बी कितना कम है, तो 6/7। अब इसे अगर परसेंट में बदलना है तो देखें 1/7 को कहते हैं 14 2/7%। अगर 6/7 है तो 6 का इंटू करो, तो 14 छंग 84 और 6 दूनी 12/7। ठीक है, तो 84 तो पूरे पूरे हैं, 7 से 12 में भाग करोगे, 7 एकम 7, एक और आएगा, तो 84 में एक बढ़कर क्या हो गया, 85। 7 एकम 7 बचे का 5, तो 5 में भाग करना बाकी है किससे, 7 से। तो ये 6/7 का मतलब है 85 5/7%, यानी 85 से कुछ ज्यादा। तो आंसर कौन सा आ गया, डी वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कलम की कीमत में 20% कमी होती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद लेता है। तो करें प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है, प्रत्येक पेन की नई कीमत। तो भैया नई कीमत बतानी है। अगर नई कीमत बतानी है तो सवाल में देखो पेन की कीमत में 20% की कमी हुई, तो अगर 20% कमी कर दोगे तो कोई एक पुरानी कीमत है, अगर पुरानी वाली कीमत में 20% कमी कर दोगे तभी तो नई मिलेगी, है ना। तो जैसे जो क्वेश्चन में दिया है कि 20% कमी हुई, तो अगर इस परसेंट से लगाएंगे तो हमेशा नई कीमत मिलेगी, और अगर टेबल से वापस गए तो पुरानी मिलेगी। पूछा नई है तो इसी परसेंट से लगाना है। तो कितना रुपया तुम लेके गए हो, 100 रुपया, इसी 100 रुपए का क्या निकाल लो, 20%। तो अगर पेन की कीमत 20% कम हुई तो 20% ये पैसा बचेगा, और जो ये पैसा बचा इसी पैसे में कै पेन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 10। तो 10 पेन से डिवाइड कर दो, ये एक पेन की कीमत हो गई नई वाली। अब देखिए 100 का 20% निकालोगे तो 20, और 20/10 तो कितना आ गया, 2। तो 2 रुपए प्रति पेन। तो नई कीमत कितनी आ गई, 2 रुपए प्रति पेन, यानी एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 2 रुपए। अब है प्रताप कहते हैं कि टेबल याद करने का तरीका बताइए सर। अब है जी, टेबल याद करने का कोई तरीका नहीं है, कंपटीशन निकालने का एक तरीका है। कंपटीशन निकालने का तरीका है कि मेहनती बने। ठीक है, अगर हम कुछ आपको पढ़ाएं या कोई कुछ पढ़ाए तो भरपूर पढ़ाए, भरपूर आप पढ़ें, लेकिन अगर कमीशन निकालना है तो आपको मेहनती बनना है। ठीक है, और मेहनती बनने वाला व्यक्ति हमसे कहे कि पहाड़ा याद करने का कोई तरीका बताए, तो तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो तरीके आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। पहला तरीका है कि आप मेहनती बने, तो ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए कभी आपको मेथड नहीं ढूंढना है, रट डालिए।
जिन लोगों ने याद किया है, बहुत लोगों को 100 तक स्क्वायर याद है, कुछ को 20 तक याद है, कुछ को 30 तक याद है, कुछ को 20 तक टेबल याद है, किसको 10 तक भी नहीं याद। तो वो टेबल याद करने में भी एक मेथड ढूंढ सकते हैं कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए, यानी हर काम की जिम्मेदारी हम दूसरे पर देते चले जाए। तो ये तरीका है, दूसरा जिम्मेदारी ले लेगा, बदले में आपसे पैसा ले लेगा, लेकिन आपका माइंड जो डेवलप होना है वो बिना आपकी मेहनत के कभी नहीं हो सकता। तो मुझसे आप यही सीख लें कि थोड़ा मेहनती हो जाए। देखते हैं, सेबों के मूल्य में 33.33% वृद्धि हो गई, तो एक ग्राहक 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाएगा। जाहिर है अगर सेब की कीमत बढ़ेगी तो सेब कम मिलेंगे। कह रहे हैं कि आरंभिक मूल्य बताओ। तो देखिए, जो भी सेब की कीमत थी ओरिजिनल पुरानी वाली कीमत 33/1/3% बढ़ गई ना। तो अगर 33/1/3% बढ़ाएंगे तब तो नया रेट मिलेगा, लेकिन पुराना कौन सा है, आरंभिक पूछा है। तो अगर ये वृद्धि कर दी तब तो नया मिलेगा। ये वृद्धि को वापस ले जाना है, तो इधर अगर इंक्रीज है तो वापसी के लिए डिक्रीज, और डिक्रीज के लिए एक स्टेप नीचे। तो 33/1/3% के एक स्टेप नीचे क्या है, 25% की कमी। तो अगर इतने परसेंट कमी करेंगे तो कौन सा रेट मिलेगा, पुराना। ठीक, रेट में वृद्धि हुई थी तो 4 सेब कम मिले, अगर रेट में कमी कर देंगे तो यही 4 सेब ज्यादा मिल जाएंगे। तो हम कहां से सवाल लगाएंगे, 25% से। कितना रुपया हम लेके गए थे, 16। तो जितना रुपया हम लेके गए हैं 16, इसका 25% यानी 1/4 निकाल लो, तो क्या आ गया, 4 रुपया। अब इसी 4 रुपए में 4 सेब कम मिले, तो अगर 4 रुपए में 4 सेब मिले हैं तो एक सेब की प्रारंभिक कीमत हो गई 1 रुपया। तो एक सेब की प्रारंभिक कीमत क्या हो गई, 1 रुपया। तो सेब का आरंभिक मूल्य पैसे में, तो एक सेब की कीमत 1 रुपया, तो 1 रुपया मतलब क्या पैसा, 100 पैसा। इसी सवाल को एक बार हम फिर से समझेंगे। देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाए कि भैया पुराना रेट बताना है, तो इधर हुई है वृद्धि, तो वापस जाना है तो कमी माने 25%। तो 25% से सवाल लगाएंगे, तो जितना रुपया लेके गए 16, इसी का 25% यानी 1/4। अब इसी में जो कम ज्यादा मिला है तो कैसे, 4 सेब ज्यादा मिलेंगे, तो इसको डिवाइड करो 4 सेब। तो अगर सेब से डिवाइड करेंगे तो एक सेब की कीमत आएगी, पेन से डिवाइड करेंगे एक पेन की कीमत आएगी, किलो से डिवाइड करेंगे 1 किलो की कीमत आएगी। तो जिससे भी डिवाइड करेंगे वो 1 हो जाता है। तो यहां 4 × 4 16, 16 से 16 कट गया, आ गया 1 रुपया। तो प्रति सेब आरंभिक कीमत है 1 रुपए प्रति सेब। 1 रुपए प्रति सेब का मतलब 100 पैसे प्रति सेब। तो ये आज हम लोगों ने, ठीक है, परसेंटेज के पहले कॉन्सेप्ट टेबल पर कुछ सवाल किए, और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टेबल आपको याद हो। तो टेबल हम क्वेश्चन कराएंगे, उससे भी आपको सहायता मिलेगी, लेकिन आप उसको मेहनत करें। और सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर गणित अच्छा करना चाहते हो तो कैलकुलेशन अच्छी कर लो। कैलकुलेशन अच्छी करने का मतलब 1 से 20 तक की टेबल रट डालो, और कम से कम 1 से 40 तक का स्क्वायर रट डालो। ये 2 चीजें आप जरूर रटिए, और रोज रटिए, तो बिल्कुल आपके खून में चीजें शामिल होंगी, रफ्तार बनाने में सहायता मिलेगी। आज की क्लास यहीं तक। अब मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, जरूर आपको बात समझ में आई होगी। तो जरूर से जरूर आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि बेहतर से बेहतर आपको मैं और अच्छा पढ़ाऊं, और आपके थ्रू मैं अन्य लोगों तक भी पहुंच सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।